अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेरी आँख की सूजन ठीक हो गई थी अब, और 2 रोज़ वहाँ दूध पीने और बाकायदा चक्की का आटा खाने से अब मेरी खोई हुई ताकत भी काफ़ी हद तक बहाल हो गई थी अब। रात को मैं सोचता रहा कि सुबह यहाँ से निकल कर किधर जाऊँगा। जाहिर है मेरी मंजिल अहमदाबाद शहर ही था, जहाँ हमारा मोटर मैकेनिक एजेंट मौजूद था। मगर उस तक पहुँचने में बेशुमार खतरात हायल थे अब। फौज और पुलिस जगह जगह मेरी तलाश में फिर रही होगी अब। अगरचा मैंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था, फिर भी मैं मुश्किल से बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन इस झोंपड़े में भी ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता था। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गया। आँख खुली तो किसी के हाथ की उंगलियां मेरे बालों में कंघी कर रही थीं। नारियल के तेल की खुशबू मेरे नथनों में खेल रही थी। देखा तो ये वही हिंदू औरत सोलखी थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। वो पीछे हट गया। मैंने उसे चप्पल के बारे में पूछा तो उसने कहा चप्पल ये रखी है। मैंने चप्पल पहन कर देखी। वो मुझसे छोटी थी। वो मेरे लिए दूध और रोटी लाई थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को खोला और उसमें से 5 रुपए का तय किया हुआ नोट निकाल कर मुझे दिया और बोली, ये मैंने अपने मर्द की बास्केट से तुम्हारे लिए निकाला था, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं दूध के साथ रोटी खाने लगा। मैंने 5 रुपए लेकर जेब में रख लिए। मैंने उसे कहा, अब तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मेरे जाने के बाद किसी से मेरा जिक्र ना करना, नहीं तो तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। उसने सहम कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी से कुछ नहीं कहूँगी तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करता? मैं कोई ऐसी वैसी नारी नहीं हूँ। अब कह देना कि तूने मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। मैंने 2 बार इस जुमले को दोहराया। वो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा, अब तू चली जा। वो जाते जाते हिचकिचा रही थी। जब मैंने उसे दूसरी बार डांट कर कहा तो वो जैसे बादल नखास्ता साड़ी संभालती उठी और मुझ पर एक निगाह नापसंदीदा डालकर झोंपड़ी से निकल गया। उसके जाते ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। झोंपड़ी के दरवाजे को जरा सा खोल कर बाहर देखा। फूंक फट रही थी। मशरकी उफक की जानिब से आसमान पर धुंधली नीली रोशनी का गुबार सा आगे बढ़ रहा था। दरख्तों और झाड़ियों में रात के आखिरी साए अपने दामन को समेट रहे थे। मैंने दरवाज़ा हिस्सा से खोला और अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल कर उस छोटी सी पगड़ नदी पर चल पड़ा जो झोंपड़ियों वाले दरख्तों के झुंड से कच्ची सड़क की तरफ जा रही थी। मैंने हिंदू औरत सोलखी से रास्ते की एक एक तफसील मालूम कर ली थी। कच्ची सड़क चाय के बागाज के पीछे से होकर उस बड़ी सड़क की तरफ निकल जाती थी जो नौती खार नामी कस्बे के पहलू से होती हुई अहमदाबाद जाती थी। मैं मुंह अंधेरे के धुंधलके में चाय के बागात के पीछे से होकर नानौती खार जाने वाली सड़क के बगल में आ गया। सड़क पर चढ़ने में खतरा था। वहां से कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। यह बड़ी सड़क थी और अहमदाबाद को जाती थी। मैं इस सड़क के साथ साथ कुछ फासले पर रहकर खेतों में चलने लगा। नानौती खार के कस्बे तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गया। खेतों में किसान काम करते नजर आने लगे। मैंने जैनियों की तरह सफ़ेद धोती बांध रखी थी। कुर्ता भी सफ़ेद था। पाँव में चप्पल थी, मगर शिकल वही थी और पहचाना जा सकता था। दाढ़ी के बाल बड़े थे। मैं चाहता था कि गांव का कोई नहीं मिल जाए और मैं अपना सर मुंडवा डालूँ ताकि हुलिये में कुछ तो फर्क पड़े। मेरे पास हिंदू औरत का दिया हुआ 5 रुपए का नोट मौजूद था। मेरी दाएं जाने बड़ी सड़क के पार नानौती खार का कस्बा तलुए आफ्ताब की रोशनी में साफ नजर आने लगा था। उसके 2 मंदिरों के कुल से धूप में चमक रहे थे। मैं कस्बे में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था, मगर सर मुंडवाना भी जरूरी था। मैं खेतों खेत होता कस्बे के अकब में आ गया। यहाँ एक तालाब के पास छप्पर के नीचे मुझे एक बूढ़ा हजाम मिल गया। वह दुकान के आगे पानी छिड़क रहा था। कांसी की गड़वी उसके हाथ में थी। छप्पर के नीचे एक टूटी हुई कुर्सी के सामने दीवार पर चौकोर आईना लटक रहा था। मैंने करीब जाकर प्रणाम किया तो उसने मुझे आंख उठाकर भी ना देखा। वो कोई श्लोक पढ़ रहा था। ये श्लोक संस्कृत के नहीं थे। पानी छिड़काने के बाद उसने सूरज की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, ठाकुर दाढ़ी बनवानी है? मैंने कहा, हाँ महाराज, सर भी मुंडवाना है। 10 मिनट के बाद जब मैं बड़ी सड़क से हटकर कमाद के खेत की मुंडेर से गुजर रहा था तो मेरा सर मुंडा हुआ था। दाढ़ी मूछें भी साफ थीं। अब मेरे हुलिये में काफ़ी फर्क आ गया था। मेरे पास सिंदूर नहीं था। मैंने खेत की खुश्क मिट्टी से अपने माथे पर जैनियों की तरह 3 लकीरें बना डालें
ताकि जैनी हिंदू लगूं और खुदा के भरोसे सड़क की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। नई को 1 रुपया देने के बाद मेरे पास 4 रुपये बचे थे। सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ट्रक या लॉरी गुजर जाती थी। मेरा रुख शुमार की तरफ था। एक जगह संग मेल देखा, उस पर गुजराती में अहमदाबाद 24 किलोमीटर लिखा था। सड़क की बाएं जानब कुछ दूर एक बस स्टॉप पर चंद देहाती मर्द और औरतें खड़ी थीं। मैं भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बस आ गया। बस के माथे पर भी गुजराती में अहमदाबाद लिखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। कहीं बस में मिलिट्री पुलिस या खुफिया पुलिस का कोई आदमी न बैठा हो। बस भरी हुई थी। मैं भी देहाती मर्द औरतों के साथ बस में घुस गया। मुझे दरवाजे के करीब खड़े होने को जगह मिल गई। बस आगे रवाना हो गई। मैंने मुसाफिरों की गर्दनों के दरमियान झांक कर जायजा लिया। मुझे बजायर सभी मुसाफिर देहाती किस्म के लोग लगे। उनमें कुछ बाबू किस्म के आदमी भी थे जो शहर में नौकरियों पर जा रहे थे। बस का अगला स्टॉप काफ़ी दूर था। शायद 8-10 मील के बाद यह स्टॉप आया। बस यहाँ खड़ी हो गई। यहाँ भी मुसाफिरों का रश था। इन मुसाफिरों में एक वर्दी पोस्ट टिकट चेकर भी था। उसने बुलंद आवाज में चिल्लाकर बस के ड्राइवर को गुजराती जबान में कहा, पांडे जी, अगले स्टॉप पर चेकिंग हो रही है, मिलिट्री पुलिस भी है, ज़्यादा सवारियां मत उठाना, चालान हो जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बस अभी चली नहीं थी। चल भी रही होती तो मैं मिलिट्री पुलिस का नाम सुनते ही उसमें से छलांग लगा देता। मैं चुपके से बस से उतर पड़ा। ड्राइवर कंडक्टर को डांट रहा था कि ज़्यादा सवारियां मत बिठाओ। मैं कान लपेट कर दाएं जानब सड़क से उतर गया और खेतों में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। दिल में उस टिकट चेकर का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने मुझे एक बहुत बड़ी आफत से बचा लिया था। अगर वो ड्राइवर को मिलिट्री पुलिस की चेकिंग से बर वक्त खबरदार न करता तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी बात थी। खेतों में चलते चलते दूर निकल आया। अब खुश्क सूखी घास वाला ऊंचा नीचा मैदान आ गया जो आगे जाकर एक टीले की शक्ल में कुछ ऊंचा हो रहा था और दूर ताड़ के दरख्तों की कतार खड़ी थी। मैं दरख्तों के नीचे से गुजर कर दूसरी तरफ की हल्की ढलान उतरने लगा। आगे एक तालाब था, वहाँ 2 औरतें कपड़े धो रही थीं। मैं जरा फासले पर से होकर वहाँ से निकल गया। वैरान बंजर जमीन थी। रास्ते में एक छोटा सा गांव भी आया। मैं लोगों से बचता हुआ गांव से भी गुजर गया। कुछ दूर चला हूँगा कि एक कच्ची सड़क मिली जो आगे जाकर शायद अहमदाबाद वाली बड़ी सड़क से मिल जाती थी। अचानक दूर से गर्द उड़ाती एक गाड़ी चली आ रही थी। मैं एक झाड़ी के पास बैठ गया। गाड़ी करीब से गुजरी तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। यह मिलिट्री पुलिस की गाड़ी थी। जब तक वो गाड़ी दूर सड़क पर मुझे नजर आती रही मैं झाड़ी की ओट में ही बैठा रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो उठा और कच्ची सड़क पार करके दूसरी तरफ चलने लगा। अब मेरी रफ्तार तेज थी। मिलिट्री पुलिस यकीनन मेरी खोज में इधर उधर फिर रही थी। मैं चौकन्ना हो गया था। अपने दिल से खौफ को निकाल कर अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लगता था यह सारा इलाका मिलिट्री पुलिस की जद में था। एक फैसला तो मैंने उस वक्त कर लिया कि मुझे अहमदाबाद शहर का रुख नहीं करना होगा। वापस जाना भी मुनासिब नहीं था। मैं अंधाधुंध चला जा रहा था। कुछ देर बाद सब्जियों के खेत शुरू हो गया। फिर दूर दरख्तों के नीचे क्वार्टर नुमा मकानों की लंबी लंबी ढलानी छतें नजर आने लगीं। करीब पहुंचा तो देखा कि यहाँ एक क्वार्टर के सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था और चंद देहाती किस्म के सफ़ेद पोश आदमी खेतों में तरकारियां तोड़कर टोकरियों में रख रहे थे। मैंने दूसरे खेत की जानिब अपना रास्ता बदल लिया। आखिर मैं कहाँ तक यूं शुतर बेमुहार की तरह जाता। मुझे किसी न किसी जगह एक महफूज ठिकाने की ज़रूरत थी। मेरे लिए कोई जैनी मंदिर हिसाब से बेहतर पनाहगाह साबित हो सकती थी, मगर यहाँ कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। इन ढलानी छतों वाले क्वार्टरों के आका में जगह जगह छोटे छोटे क्वार्टर देखे जिनके आगे खाली कत्तों में फूलों के गमले रखे हुए थे। एक नाले की पुलिया पर से गुजरने लगा तो सामने से एक गांधी के पहने एक बूढ़ा लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं पुलिया से उतरकर एक तरफ रुक गया। बूढ़ा करीब आया तो मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गुजराती में पूछा, महाराज, मेरा नाम मंगल पांडे है, गाँव ननौती खार से आया हूँ, यहाँ के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपनी आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू, यहाँ मुखिया तो कोई नहीं रहता, ये तो गांधी जी का आश्रम है। हाँ, इससे आगे 7 कोस पर एक गाँव है। तो ये साबरमती था। मैंने बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ठीक है महाराज।
मैं आश्रम के दर्शन करके दूसरे गांव में जाकर देखता हूँ। बूढ़ा चला गया। मैं छोटा सा प्लाट अबूर करके आश्रम के क्वार्टरों के सामने आ गया। कांग्रेस का झंडा एक बहुत बड़ी झोंपड़ी के सामने गोल दायरे में नस्ब था, जहाँ गमलों में गेंदे के फूल धूप में मुस्करा रहे थे। ये झोंपड़ी इन महीनों में थी कि इसकी ढलानी छत घास फूस की थी, मगर दीवारें पुख्ता थीं और उन पर सफ़ेदी हुई थी। आगे बरामदा था। बरामदे में दो औरतें और दो मर्द चटाई पर बैठे चरखा काट रहे थे। औरतों ने सफ़ेद साड़ियाँ और मर्दों ने कांग्रेसी धोती कुर्ता पहन रखा था। सरों पर गांधी टोपियाँ थीं, चूँकि मैं भी सफ़ेद धोती कुर्ते में था, और माथे पर जीनी तिलक की 3 लकीरें भी थीं, इसलिए मेरी तरफ किसी ने मशकूक नज़रों से ना देखा। मैं उन्हीं में से एक नौजवान लग रहा था। ज़रा परे आम के दरख्तों के पास कुछ कांग्रेसी नौजवान हाथों में बाल्टियाँ थामे गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहे थे। उनके पास जाकर मैंने प्रणाम किया और गुजराती में कहा, मैं धारावाही गांव के गांधी जी आश्रम का वॉलंटियर हूँ। गांधी जी के आश्रम के दर्शनों को आया हूँ। मुझे कोई काम बताएं। बाकी कांग्रेसी नौजवान अपने काम में लगे रहे। उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। सिर्फ एक नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, बाबू, गांधी जी भगत होकर पूछते हो, काम बताओ। आश्रम में जाकर झाड़ू दे दो। मैं प्रणाम करके आश्रम की तरफ आ गया। आश्रम वही हो सकता था जिसके सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। बरामदे में औरतें और मर्द चुपचाप बैठे चरखा काते जा रहे थे। आश्रम का दरवाज़ा खुला था। बाहर एक पतली सी खुशनुमा झाड़ू दीवार के साथ लगी थी। मैंने उसे उठाया और आश्रम में दाखिल हो गया। अंदर सामने ही दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी। नीचे गदेले पर चांदनी बिछी थी और 2 सफ़ेद गौ तकिए रखे थे। सामने सागरी में लोबान और ऊद सुलग रहा था। कांसी के एक गुलदान में गेंदे के फूल सजे हुए थे। मसनद पर बाएं जानिब एक चरखा पड़ा था। गलबन यही वो चरखा था जिस पर गांधी जी सूद काटा करते थे। मैं लकड़ी के चमकीले फर्श पर यूं ही इधर उधर झाड़ू चलाने लगा। फर्श पहले से ही बहुत साफ सुथरा था। झाड़ू देने के बाद मैंने उसे बरामदे में अपनी जगह पर रख दिया और बरामदे में एक तरफ होकर जीनी जोगियों की तरह 4 जानू होकर बैठ गया। गोया मैं ज्ञान ध्यान में महफ हो गया था, लेकिन मेरी होशियार और तेज नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। इतने में गांधी भक्तों के एक खद्दर पोंछ टोली ढोलक और खड़ताने लेकर वहां पहुंच गई। उनमें औरतें और लड़कियां भी थीं। आश्रम में जाकर उन्होंने गांधी जी का मनपसंद भजन गाना शुरू कर दिया। ये भजन मैंने ऑल इंडिया रेडियो से कई बार सुना था। बरामदे में जो मर्द और औरतें सूत काट रही थीं, वो भी अंदर चली गईं। दूसरे क्वार्टरों से भी कुछ कांग्रेसी खद्दरपोश भजन की आवाज़ सुनकर वहां आ गया। उनके साथ मैं भी अंदर जाकर भजन गाने वाली मंडली में शामिल हो गया। मैं भी हाथ बांध और सर हिला हिलाकर सबके साथ भजन गाने लगा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। औरतें मर्द इकट्ठे ही बैठे थे। मैं भजन के अल्फाज दोहराते हुए दूसरे लोगों की तरह दाएं बाएं हिल रहा था। मेरी दाएं जानिब एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी। मैंने भजन गाते गाते कुन अखियों से लड़की का जायजा लिया। यह एक दुबली पतली लड़की थी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। साड़ी के पल्लू से आधा सर ढका हुआ था। वो हाथ जोड़े बड़ी अकीदत से अपनी बारीक आवाज़ में भजन के अल्फाज दोहरा रही थी। शिकन सूरा से साफ आया था कि यह गुजराती लड़की है। मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। भजन ख़त्म हुआ तो एक मोटी औरत साढ़ू का पल्लू संभालती भक्तों में शराब तकसीम करने लगी। यह सफ़ेद मीठे मुखाने थे। साथ में गुलाब के सुर्ख फूलों की पत्तियां भी शामिल थीं। मैंने भी झोली में अपने हिस्से का शराद ले लिया। मेरे साथ बैठी हुई लड़की को शराद के मुखाने देते हुए मोटी औरत ने कहा, अरे शोभा, तुझे तो बुखार था, अब कैसी हो? लड़की ने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा, अब अच्छी हूँ मुसीयत। मोटी औरत उसके हाथों में शराद के मुखाने डालने लगी तो 2-4 मुखाने गिर पड़े। मैंने मुखाने उठाकर लड़की के हाथ में रखे तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद शर्मा जी। मैंने प्रणाम कर दिया। भजन मंडली से लोग उठकर बाहर जाने लगे। मैं भी आश्रम से निकलकर बाहर बरामदे में आकर एक तरफ हटकर बैठ गया। मैंने दुबली पतली लड़की शोभा को देखा कि अपनी किसी सहेली के साथ आश्रम के क्वार्टरों के बीच में जो रास्ता जाता था उस तरफ चली जा रही थी। वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं एक बार फिर अपने ख्यालात में डूब गया। मेरा अहमदाबाद पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वहां से मुझे सीधा रंगनी डाकू की तरफ कूच करना था ताकि नूरीन को बाहिफाजत अपने साथ लाकर उसे अहमदाबाद वाले अपने एजेंट के हवाले करके कम अज़ कम एक फ़र्ज से तो सबकदोश हो जाऊँ। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था
कि इस सारे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन पुलिस के आदमी फैले हुए हैं और मेरी तलाश में हैं, और मैं यूं ही मुंह उठाकर अहमदाबाद की तरफ नहीं रवाना हो सकता था। साबरमती के आश्रम में मुझे एक तरह से ठिकाना मिल गया था। यहाँ दिन को दाल चपाती खाने को मिल जाती थी और रात को बाहर से हुए गांधी भगत और कांग्रेसी मेहमान एक लंबे बरामदे में चटाइयों पर कंबल ओढ़कर सो जाते थे। मुझे आश्रम में आए हुए 4 रोज हो गए थे कि एक रोज दिन के 10 बजे के करीब वहाँ कुछ शोर सा मच गया। मैं छोटी बगीची में कुछ कांग्रेसी वर्करों के पास बैठा गीता का पाठ सुन रहा था कि साबरमती के कस्बे वाले क्वार्टरों की तरफ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। उसने आते ही अपने चाचा से कहा, बाबूजी, शोभा के पिता को सांप ने काट लिया है। मेरे कान खड़े हो गया। ये शोभा वही दुबली पतली लड़की थी जो भजन मंडली में उस रोज मेरे पास बैठी थी। वर्करों में अफरा तफरी सी मच गई। किसी ने कहा उसे अस्पताल ले चलो, किसी ने कहा किसी मादरी को बुलाओ, कोई आश्रम की डिस्पेंसरी की तरफ दौड़ा। मैंने आगे बढ़कर लड़के से कहा, मुझे शोभा के घर ले चलो। वो मेरे आगे आगे दौड़ने लगा। मैं भी लंबे लंबे डग भरता हुआ कस्बे की तरफ चला। साबरमती का कस्बा में साबरमती के गांधी आश्रम की वजह से आबाद हो गया था। यह इतना बड़ा कस्बा नहीं था, लेकिन वहाँ जितने भी मकान थे वो सब के सब जदीद वज़ा के बने हुए थे। हर क्वार्टर के आगे बगीचा था जिसमें केले और शरीफे के दरख्त भी उगे हुए थे। शोभा के घर के बाहर भी लोग परेशानी के आलम में खड़े थे। मेरी जेब में सीधा रंगनी के सांप बेटे का मनका मौजूद था। मैं क्वार्टर के बगीचे में से गुजर कर बरामदे में आया तो शोभा को घबराई हुई हालत में देखा कि एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। शोभा का उधेड़ उम्र बाप कमरे में पलंग पर इस हाल में पड़ा था कि औरतों और रिश्तेदारों ने उसे घेर रखा था और एक वेद उसकी टांग पर रस्सी बांध रहा था। मालूम हुआ कि सांप ने उसकी रान पर रसा था। रान से लेकर पिंडली तक 3 जगहों पर पहले ही से रस्सियां बंधी हुई थीं। शोभा के बाप पर कुनूदगी तारी थी और ये कोई भी नहीं कह रहा था कि इसे सोने ना दें, जो कि बहुत ज़रूरी बात होती है। मुझे आते देखकर वेद और औरतों ने ताज्जुब से देखा। मैंने कहा, बाबूजी का इलाज करूंगा, मेरे पास सांप के जहर का तोड़ है। सब जरा परे परे हट गया। मैंने देखा शोभा के बाप की टांग का रंग नीला पड़ गया था। मैंने जेब से सियाह मनका निकाल कर रान पर जहां सांप ने काटा था वहां मनके को आहिस्ता से रख दिया। हर कोई आंखें खोले उस मनके को तक रहा था। मनके ने सांप का जहर को चूसना शुरू कर दिया था। वह आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगा। उसे फूलता देखकर हर एक के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वेद ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। बोला, इन मनकों से कुछ नहीं होता भाई जी, ये तो मांदरियों के ढकोसले होते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी आंखें सीधा रंगनी के मनके पर लगी थीं। वो बराबर फूलता जा रहा था। जब वो फूल कर बड़े आलूचे जितना हो गया तो अपने आप सांप के कांटे के जख्म से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और उसे दबाकर उसके अंदर भरा हुआ सांप का जहर फर्श पर झाड़ दिया। अब शोभा भी वहां आ गई थी और अजीब एहसानमंद निगाहों से मुझे देख रही थी। जिस्म से जहर बाहर निकल गया तो शोभा के बाप ने आंखें खोल दी। उसी वक्त मैंने गर्म दूध लाने को कहा। शोभा जल्दी से गर्म दूध से भरा हुआ प्याला ले आई। वो खुद अपने बाप को सहारा देकर गर्म दूध पिलाने लगी। 15-20 मिनट के अंदर अंदर शोभा का बाप उठकर बैठ गया। मैंने उसकी टांग की रस्सियां दूध पीने से पहले ही खुलवा दी थी। अब रान की नीलाहट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। हर कोई मेरे गुण गाने लगा। औरतों ने तो मुझे महात्मा योगी कहना शुरू कर दिया। मैंने यही कहा कि यह मेरे गुरुजी का दिया हुआ मनका है जो हिमालय की एक गुफा में रहते हैं। शोभा का बाप तो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था। मालूम हुआ कि शोभा की माता फौत हो चुकी है। उसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई ही था। मैं इजाज़त लेकर जाने लगा तो शोभा के बाप ने कहा, शोभा बेटी, पांडे जी को भोजन खिलाए बगैर मत जाने देना। मैंने बहुत इनकार किया मगर शोभा मुझे किचन में ले गया जहाँ उसने फर्श पर चटाई बिछाकर मेरे सामने भोजन परोस दिया। कांसी की थाली में 3 कांसी ही की प्यालियाँ रखी थीं। एक में आलू की भजिया, दूसरी में बैगन का भरता और तीसरी में दही था। साथ चावल और 3 फुलके और पानी भी रखा था। मैं खाना खाने लगा। शोभा मुझसे बातें करने लगी। उसने मेरे बारे में मजीद पूछा कि मैं आश्रम में कब तक ठहरूंगा और पीछे क्या क्या करता था। भला मैं उसे कब बताने वाला था। लड़की वैसे भी मुझे पसंद थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मामला इतना ही था कि जैसे कोई मफरूर कह दिया जेल तोड़कर भागने और थोड़ी देर के लिए किसी महफूज जगह पर पहुंचकर दम लेने को रुके और वहां खिले हुए मोतिये के किसी फूल को सूंघकर खुश हो जाए और फिर आगे भागना शुरू कर दिया।
मैंने शोभा को बस इतना ही बताया कि मैं बड़ौदा का हूँ और बीए करने के बाद गांधी जी का भगत बन गया और अब आश्रम की यात्रा के लिए आया हूँ। शोभा एफए करने के बाद घर में बैठी थी और अगले बरस उसका ब्याह होने वाला था। मैं खाना खाने के बाद उठा तो शोभा दरवाजे की तरफ आई और बोली, पांडे जी फिर ज़रूर पधारिएगा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आप मेरे लिए देवता समान है। आपने मेरे पिताजी को नया जीवन दिया है। मैं वापस आश्रम में आया। मेरे मनके के चर्चे जगह जगह हो रहे थे। हर कोई मुझसे मनका देखने की फरमाइश करने लगा। मैंने सबको मनका दिखाया। सब भी मेरे गुरु विदा हो गए थे। अब मेरे लिए वहाँ से चले जाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं लोगों की नज़रों में आ चुका था। मैंने शाम का अंधेरा होते ही आश्रम से चले जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कुदरत एक और प्रोग्राम पहले ही से तरतीब दे चुकी थी। दोपहर के बाद मैं आश्रम से निकलकर कोने वाले क्वार्टर के करीब से गुजर रहा था कि एक वर्कर ने, जिसका नाम साठे था, मुझे प्रणाम किया और कहा, योगी महाराज, हमें भी कहीं से शाम का मनका ला दें। मैं मुस्कुरा कर आगे चल दिया। मेरा इरादा शोभा के घर जाकर अपनी जानब से उसके हाथ की बनी हुई आखिरी बार चाय पीने का था। अभी मैंने शोभा के घर की तरफ जाती पकड़ डंडी पर कदम ही रखा होगा कि पीछे से जीप की आवाज़ आई। मैंने घूम कर देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये एक फौजी जीप थी। उसमें से 3 फौजी बाहर निकले। मैं तेज तेज कदमों से शोभा के घर की तरफ चलने लगा। शोभा के क्वार्टर वाली गली में दाखिल होते हुए मैंने पलट कर देखा तो एक फौजी दूर खड़ा कांग्रेसी वर्कर साठे से बात कर रहा था। वो उसे कोई अखबार दिखा रहा था। शायद अखबार में मेरी फ़ोटो छपी हुई थी। मैं भाग नहीं सकता था। भागने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जल्दी से क्वार्टर की दीवार के पीछे हो गया और सर थोड़ा सा बाहर निकाल कर आश्रम की तरफ देखा। बदबख्त कांग्रेसी वर्कर कस्बे की तरफ इशारा कर रहा था। फौजी ने अपने जवानों को पुकारा और वो सब जीप लेकर कस्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास कोई वक्त नहीं था। एक तरह से मैं गिरफ्तार हो चुका था। भागता हूँ तो पीछे से आती हुई एक गोली मुझे हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफ़ी थी। आखिर मैंने फैसला किया कि जरहियत के साथ मुकाबला और या फिर फतह या अबरूमंदाना मौत है। मैं लपे कर शोभा के घर में दाखिल हो गया। शोभा अपने बाप के लिए ट्रे में चाय की प्याली रखे ले जा रही थी। मुझे देखकर खुश होकर बोली, पांडे जी आप पधारिए। मैं अपने जज्बाती ही जान को छुपाने की कोशिश करते हुए मुस्कराया और बोला, बस चाय पीने आ गया हूँ शोभा देवी। लेकिन मैं बार बार बाहर वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरी घबराहट का शोभा को भी कुछ एहसास हो गया था। वो कुछ बौखला सी गई और फिर बोली, अंदर आ जाए, पिताजी अंदर ही हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इतने में फौजी जीप एकदम गली में दाखिल हुई और शोभा के क्वार्टर के गेट के आगे आकर रुक गया। अगली सीट पर वही कांग्रेसी वर्कर साठे बैठा था। फौजी छलांगे लगाकर बाहर कूदे तो मैंने क्वार्टर की राहदारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शोभा घबरा गया। मैंने उसे कहा, अंदर चली जाओ। मेरा लहजा इंतहाई कोसीला था। शोभा शशदर थी, घबरा कर अंदर को भागी। इतने में फौजी बूटों की धम धम करती आवाज़ें दरवाजे की तरफ बढ़ीं। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दिया और खुद दरवाजे के पट के साथ लगकर दम साधे खड़ा हो गया। शोभा अपने पिताजी के कमरे के अध खुले दरवाजे से लगी हुई आंख से मुझे देख रही थी। मैं अब मंगल पांडे नहीं था, बल्कि एक सरफरोश कमांडो था जिसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जो एक भूखे आदमखोर शेर की तरह दुश्मन पर झपटने को बेताब था। इंडियन फौजी जवान ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजे का दूसरा पट धड़ाक से खुल गया। वो स्टेन गन ताने अंदर दाखिल हुआ ही था कि मैंने पूरी ताकत से अपने पाँव का ठुड्डा इतनी उजलत में उसकी नाफ के नीचे मारा कि वो आवाज़ निकाले बगैर मौके पर राहदारी में गिर पड़ा। मैंने लपे कर उसकी स्टेन गन कब्जे में कर लिया। भारतीय फौजी फर्श पर सिफर का हिंसा बनाते हुए दोहरा पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था। अगर उसकी चीख निकलती तो बाहर वाले फौजी फौरन उसकी मदद को आ जाते, मगर यह सब कुछ खामोशी और शायद 2 सेकंड के अंदर हो गया। बाहर वाले फौजी क्वार्टर के दरवाजे के सामने अस्टीन गनों का रुख मकान की तरफ किए चाको चौबंद खड़े थे। तीसरे सेकंड में मैंने एकदम से दरवाजे में बाहर इंडियन फौजियों पर फायरिंग खोल दिया। अगरचे वो पूरी तरह होशियार खड़े थे, मगर उन्हें इस अचानक हमले की तवक्को हरगिज नहीं थी। गोलियों की बौछार सीधी उन पर जा गिरी। फासला ज़्यादा नहीं था। तीनों फौजी वहीं ढेर हो गया। आसपास के क्वार्टरों में शोर सा उठा। लोगों ने खिड़कियां धड़ाक धड़ाक बंद कर दी। मैं 2-3 छलांगे लगाकर जीप में घुस गया और उसे स्टार्ट करके इतने ज़ोर से पीछे घुमाया कि टायरों की चीखें निकल गईं।